आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बिहार में इस साल के आखिर में इंतखाबात होंगे, लेकिन बिहार में इंतखाबात की गहमा गहमी अभी से शुरू हो गई है। तमाम पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है। एक जानिब जहां नीतीश कुमार अपनी सरकार की हुसूलियाबियों का जिक्र करते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन नीतीश कुमार और बीजेपी के तरक्की के दावे की कलाई खोलने में लगा है। सवाल यह उठा कि बिहार में इस बार सियासत का आखिर रुख क्या होगा। बिहार में बन रही नई सफबंदी से क्या बिहार के सियासी हालात बदलेंगे? क्या अजीम इत्तेहाद और एनडीए पुराने इत्तेहाद के साथ ही चुनाव में उतरेंगे? यह देखना बहुत अहम होगा। आज प्राइम डिबेट में बिहार की मौजूदा सियासत और इंतखाबात की जो हलचल है, इसी पर हम बात करेंगे। और बिहार इंतखाबात से पहले क्या कुछ बिहार की सियासत में चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में गरमाई सियासत, असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी, बिहार में कौन लाएगा बहार? बिहार में असेंबली इंतखाबात की आहट के बीच सियासी गहमा गहमी जोरों पर है। तमाम सियासी पार्टियां अभी से इंतखाबात की तैयारियों में जुट गई हैं। जेडीयू बीजेपी इत्तेहाद जहां नीतीश कुमार की क़यादत में अपनी सरकार की हुसूलियाबियां गिनाने में लगी है, तो वहीं अजीम इत्तेहाद में अभी इत्तेहाद तो नजर नहीं आ रहा है, पर आरजेडी के तेजस्वी यादव नीतीश सरकार के तरक्की वाले नारे की पोल खोलने में मसरूफ है। इस बीच बिहार के खुसूसी पैकेज पर भी सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी की तरफ से पटना में एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से नीतीश और सुशील मोदी बिहार के लिए खुसूसी दर्जे की मांग करते दिख रहे हैं। पोस्टर में मोदी और अमित शाह के सामने नहीं लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि बिहार को खुसूसी दर्जा नहीं मिलेगा। आरजेडी के पोस्टर पर जेडीयू ने पलटवार किया है। तो जरा सा शर्म लज्जा होनी चाहिए। हाँ, आज ऐसा पोस्टर लगाते हैं और एक तरफ जो है उन्होंने पूरे देश का नुकसान किया, केंद्र में समिति बनाई और विशेष राज्य के दर्जे की व्यवस्था ही समाप्त कर दी। बिहार में इसी साल असेंबली इंतखाबात होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। बिहार इंतखाबात जहां मुल्क की सियासत के लिए अहम है, वहीं जेडीयू और आरजेडी के लिए भी बड़ा इम्तिहान होंगे। लालू यादव की गैर मौजूदगी में अजीम इत्तेहाद की क़यादत कौन करेगा, ये देखना अहम होगा। और क्या नीतीश कुमार बिहार के खुसूसी दर्जे के बगैर भी बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी अहम होगा। जबकि बिहार की सियासत में कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर क्या गुल खिलाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में इस साल के आखिर में, यानी अक्टूबर आखिर या नवंबर के शुरू में इंतखाबात होने वाले हैं। लेकिन अगर बिहार की सियासत पर हम नजर डालते हैं, तो अभी से एक तरह से बिहार की सियासत गर्माती नजर आ रही है। एक तरफ एनडीए का खेमा है, जहां पर जेडीयू और बीजेपी और एलजेपी या इसके अलावा कुछ दूसरी जो छोटी मोटी इलाकाई पार्टियां हैं, वो एक तरह से दम भरती नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार अपने काम के नाम पर और तरक्की के नारे पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं और लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम अजीम इत्तेहाद की बात करते हैं, यानी आरजेडी, कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां बिहार की हैं, इलाकाई पार्टियां, ये नीतीश कुमार के तरक्की के नारों की पोल खोलती एक तरह से नजर आ रही हैं। आखिर सच्चाई क्या है? क्या कुछ रुख होगा इस बार बिहार की सियासत का? किस करवट बिहार का जो इंतखाबात होंगे, बिहार की जो सियासत होगी, वो किस करवट बैठेगी? और खासतौर से अगर हम बिहार के खुसूसी दर्जे की बात करते हैं, स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, जिसे लेकर नीतीश कुमार बहुत ज्यादा संजीदा थे। नीतीश कुमार ने बार बार इस खुसूसी दर्जे की बात की है और यही खुसूसी दर्जा लेकर वो एक तरह से एनडीए के खेमे में आए थे कि मोदी की जो मरकजी सरकार है, उससे बहुत ज्यादा इन्हें उम्मीदें थी। हालांकि अभी तक बिहार को खुसूसी दर्जा तो नहीं मिला है, लेकिन क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहकर ये चुनाव लड़ेंगे? प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार जिस तरह से बिहार की ताकत में एक बड़ा नाम बनकर उभर रहे हैं, इनका क्या कुछ किरदार होगा? इन्हीं तमाम चीजों को आज हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत का रुख क्या होगा। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का
बहुत जल्दी आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अनीता यादव जी हैं, स्पोक्स पर्सन है आरजेडी की, यासिर जिलानी साहब तर्जुमान है बीजेपी के, अरविंद वाजपेयी साहब नायब सदर हैं एलजेपी के, ऋषि मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, डॉक्टर शकीलुज्जमान अंसारी साहब कुछ देर में रास्तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी फिलहाल वो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, साबिक वजीर भी हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं शकीलुज्जमान अंसारी साहब, और कुछ देर में खालिद अनवर साहब जो कि एमएलसी हैं जेडीयू के, वो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ जाएंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम। मैं सबसे पहले ऋषि मिश्रा जी बहुत छोटा सा आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि बिहार चुनाव में अभी हालांकि वक्त बाकी है, अभी टाइम है, लेकिन उसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है, आहट एक तरह से आना शुरू हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार अपने तरक्की के दावे कर रहे हैं लगातार, दूसरी तरफ ऋषि जी हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन है वो नीतीश कुमार सरकार के दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। किस तरह से इस बार बिहार के चुनाव आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, नो डाउट दिल्ली के चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा किसी राज्यों पे नज़र है मीडिया का या आम लोगों का, वह बिहार है। और बिहार में जिस प्रकार से दो ध्रुव के बीच चुनाव लड़ी जाती है, खासकर एनडीए वर्सेस यूपीए के बीच चुनाव होती है, और उस ध्रुव का लीडरशिप कोई करते हैं तो उसमें मैं समझता हूं कि लालू यादव की जो पार्टी है आरजेडी। लेकिन ये आपको देखना होगा कि जिस प्रकार से सीए प्रोटेस्ट के बाद नीतीश कुमार का सीए को लेके जो सपोर्ट रहा है, उससे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है नीतीश कुमार का जो आधार जो वोट बैंक था, खासकर मुसलमानों का जेडीयू के प्रति जो झुकाव था, वो कहीं ना कहीं जेडीयू से मुझे लगता है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं जेडीयू को मुसलमानों का समर्थन नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अबू भाई आप देखिएगा कि जो यूपीए गठबंधन है उसमें आरजेडी के अलावा कांग्रेस है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतनराम मांझी हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि तेजस्वी यादव का जो छवि है वो लालू यादव वाली नहीं है। लालू यादव का एक मास लीडर का इमेज है, और जो लालू यादव अभी जेल में है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव को ये जितने भी जो गठबंधन के पार्टनर हैं, चाहे वह जीतनराम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या कांग्रेस है, क्या तेजस्वी यादव को नेता मानेंगे? एक बात। दूसरी बात कन्हैया को लेके है। कन्हैया जिस प्रकार से सीए और एनआरसी को लेके पूरे बिहार का दौरा कन्हैया ने किया, और कन्हैया को जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक मतदाता कन्हैया के प्रति झुकाव है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ये प्रयास कर रहे हैं बैकडोर के माध्यम से कि कहीं ना कहीं कन्हैया और तेजस्वी के बीच में गठबंधन हो जाए और एक प्लेटफॉर्म पे इनको लाया जाए, ताकि जो माई समीकरण है, यादव प्लस मुसलमान एमवाई समीकरण जिसको कहते हैं बिहार में, एक बड़ा चंक है, 30 से 32% वोट है, उसको डेंट करना एनडीए के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, तब जब कन्हैया और तेजस्वी यादव और कांग्रेस जितने भी हैं सेकुलर पार्टी हैं एक साथ आ जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल इमेज का है, और नो डाउट नीतीश कुमार का अपना इमेज है, एक चेहरा है, लेकिन अबू भाई आपको कंपैरिजन करना होगा नीतीश जी के 2 कार्यकाल से इस कार्यकाल का। इस कार्यकाल में कहीं ना कहीं वाजपेयी जी भी मानेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बार फेल दिख रहे हैं। और भी जो स्कीम है, एक बात नीतीश कुमार की उपलब्धि है कि गांव-गांव उन्होंने बिजली बिहार में पहुंचाया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में इस बार नीतीश कुमार की जो छवि है कहीं ना कहीं डेंट हुई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से अपोजिशन पार्टी नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ऋषि जी, ये बड़े बड़े फैक्टर हैं जो इस बार काम करेंगे चुनाव में। वो सारी चीजें आपने बड़ी तफसील से एक तरह से रख दी, बहुत कम समय में और बड़ी तफसील से आपने चीजें बता दी। मैं वाजपेयी जी आपके पास आना चाहूंगा। वाजपेयी जी, शुरुआत यहीं से करेंगे कि एलजेपी के बारे में, लोजपा के बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद अपने दम पर ही बिहार चुनाव में उतरेगी, एनडीए से अलग अपने दम पर इस बार चुनाव में उतरेगी, जिसके लिए चिराग पासवान ने अभी से एक तरह से कमर कस ली है। नहीं, ये कयास लगाना बिल्कुल गलत है जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग बाबू ने बार बार ये बात कही है कि 243 सीटों पे लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अकेले चुनाव में जाना चाहते हैं। ये भी बात बड़ी क्लियरली उन्होंने कही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए इंटैक्ट होके बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी चुनाव लड़ेगी। तो ये कयास बिल्कुल गलत है। अब सवाल आइए कि भाई विपक्ष का क्या हाल है।
जी। अभी ऋषि जी ने बिल्कुल साफ तौर से माना इस बात को कि नीतीश बाबू के कार्यकाल में गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है। गांव-गांव में बिजली नहीं, गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है, सड़कें बनवाई हैं, पानी पहुंचाया है, लड़कियों को साइकिल दी है, शिक्षा का स्तर बढ़ाया है, शराबबंदी की है। मतलब मैं काम गिनाने पे अगर आऊंगा ना जी तो काम ही काम है। ये जब से डबल इंजन की सरकार वाला मामला चला है ना जी, तब से डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जितना भी डेवलपमेंट करे उसमें भी कोई ना कोई कमी रह जाती है, और जो अभी टारगेट हम लोगों के फिक्स है वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए हैं। और उसी में एक हिस्सा लॉ एंड ऑर्डर का भी आता है। जैसे हमारे चिराग बाबू जब यात्रा पे निकले हुए हैं पूरे बिहार की और विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वहां के लोगों की समस्याओं को लेकर, उसमें एक सामने आया कि 100 नंबर की जो कॉल की जाती है पुलिस पे, वो गाड़ियां नदारद हैं या गांव-गांव में उसकी पहुंच नहीं है। तो इस तरह के सुझाव हम लोग जनता के बीच में जाकर लेकर इस प्रेजेंट सरकार को दे रहे हैं। और आगे का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें जो इस 10 साल के कार्यकाल में जो कमियां रही हैं उसको आगे कैसे किया जाएगा, वो एक विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम लोग सामने लेके आएंगे। देखिए, नीतीश बाबू की छवि बिल्कुल सुशासन बाबू की है और उस छवि के चलते हुए उन्होंने काम भी किया है जी। लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव जेल में है, सबको मालूम है, चारा घोटाला में है, करप्शन में है, और उनके राज्यकाल में बिहार कहां खड़ा था। एक किडनैपिंग का जो उद्योग बना हुआ था उसको सत्यानाश करके तमाम करके बिहार को उन्होंने छोड़ दिया था, जिसको धीरे धीरे पटरी पे लाने का काम नीतीश बाबू ने किया है। इन चीजों को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% हमने टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है, उसका प्रयास जारी है, ईमानदारी से प्रयास जारी है, और आगे उस प्रयास। ठीक है बाजपेयी जी, अनीता यादव जी आपकी बातों पर मुस्कुरा रही, मैं उन्हीं से जवाब ले लेता हूँ। अनीता जी जी, ऋषि जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं। अनीता जी, लालू जी के दौर में जो कमियां रह गई थी, बल्कि वहां पर तो काम ही नहीं हुआ था जिस तरह से वाजपेयी जी बता रहे हैं, लेकिन जो टारगेट नीतीश कुमार जी का है, जो एनडीए का टारगेट है, उसमें एक तरह से सरकार लगी हुई है लगातार। जी 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 जी, मैं कहूंगी कि बहुत काम किया है, लड़कियों को साइकिल दिया है, सुरक्षा दिया है लड़कियों को, उस पर भी गौर करें। कितनी बच्चियों का, छोटी बच्चियों का रेप हो गया, उसका क्या? शराबबंदी की बात कर रहे हैं, अभी भी वहां शराब पी के लोग मर जा रहे हैं। शराबबंदी भी हुई है क्या? हाँ, ब्लैक में जरूर मिल रहा है, सभी के कई थाने पे मिल गए शराब, और ये कह रहे हैं शराबबंदी हुई है। तो इस तरह की बात पहले नहीं हुआ करती थी। तो इन सब चीजों में तो नीतीश सरकार को दाद देना होगा कि बच्चियों का बलात्कार जिस तरह से हुआ, शराबबंदी के नाम पे जिस तरह से ब्लैकमेल शराब किया गया, जिस तरह से शिक्षकों को मारा गया, तो ये सब काम लालू जी के समय में नहीं होता था। हाँ, उससे पहले जिस तरह से दलितों की बस्ती जला दी जाती थी, दलितों का उत्पीड़न होता था, वो लालू जी के समय रुक गया था, जो फिर से शुरू हो गया है। इसके लिए नीतीश जी को दाद देनी चाहिए और उनकी पार्टी को भी दाद देनी चाहिए। और नीतीश जी ने जिस तरह से जनाधार का अपमान कर भाजपा का दामन थामा था, जनता इस बार तैयार बैठी है और उनका जवाब देगी। और ये नतीजे सब देखेंगे, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि लालू जी सजा काट रहे, जेल में है। यहाँ पे शौचालय घोटाला हो गया, जेल नहीं कोई गया। व्यापम घोटाला हो गया, जेल कोई नहीं गया। एक से एक बड़े घोटाले हो गए, कोई जेल नहीं गया। एक से एक बड़े कांड हो गए। अभी आप देखिए चिन्मयानंद बाहर घूम रहे हैं, ठीक है? अरे कहीं हुआ? आप ही की सरकार है केंद्र में सर। अरे व्यापम, मैं बता रही हूँ, केंद्र में आपकी सरकार है ना, डबल इंजन की सरकार। सवाल एक उन्हीं का एक मध्य प्रदेश में था, क्यों नहीं गया? आप इतने ईमानदार हैं, आपकी सत्ता, आप ईमानदारी की बात करते हैं, तो भेजिए सबको जेल। नहीं, ठीक है। देखिए, अनीता जी ने लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठाया इस सरकार में। कर सकते हैं इस सरकार में कहीं ना कहीं एक जो सिक्योरिटी का मामला था वाजपेयी जी, वो तो रहा है। ऋषि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यासिर गिलानी साहब और शकीलुज्जमान अंसारी साहब वेट कर रहे हैं। बहुत छोटा सा रिएक्शन है। और बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं जी उनसे है जी, बिहार में या भारत में शिक्षकों का जो दर्जा होता है, भगवान के बराबर शिक्षकों का दर्जा माना जाता है। आज बिहार में करीब 1 महीने से शिक्षक हड़ताल पे हैं। अपने वेतन जो उनका जो वाजिब मांग है, उनकी जो सैलरी है
उनको लेके शिक्षक एक वेतन महीने की से जगह हड़ताल में डंडे है। दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार उनका सुनने को तैयार नहीं है। करीब करीब ये एक ऐसा दुर्भाग्य है बिहार का कि टीचरों का जो सैलरी है चपरासी से कम सैलरी दी जा रही है वहां पे। करीब एक महीने से टीचर हड़ताल पे हैं, न मुख्यमंत्री सुनने को तैयार है, न शिक्षा मंत्री सुनने को तैयार है। यहाँ वाजपेयी जी बैठे हैं, जिलानी साहब बैठे हैं, बीजेपी के नुमाइंदे, इनसे सवाल कीजिए क्या शिक्षकों का जो हड़ताल है कितनी लंबी चलेगी। नहीं बिल्कुल यासर जिलानी साहब, देखिए अब जो टीचर्स का जो इशू बताया ये अलग है, और जिस तरह से अनीता जी सिक्योरिटी की बात कर रही थी, ये टीचर्स वाले पे जरा बता दूं मैं इनको। जी 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 नहीं, टीचर्स वाले पे जरा ठीक है वाजपेयी जी जल्दी से टीचर्स का मामला है, उनका जो इक्वल पे इक्वल वर्क का जो एक इक्वल पे इक्वल वर्क का जो प्रिंसिपल है उसकी लड़ाई है कि इक्वल पे इक्वल वर्क कहां मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस है मैटर इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन बिफोर द नीतीश कुमार, और जल्दी उसका नतीजा भी आ जाएगा, उसकी चिंता आप न करें। जी ने कह दिया है कि मैं नहीं दूंगा। वाजपेयी जी पूरे तथ्य के साथ आए कि ये डिबेट में नीतीश कुमार ने विधानसभा में कह दिया मैं शिक्षकों का आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है विधानसभा में 4 दिन पहले आपको नहीं मालूम है विधानसभा में कहा हमने, अरे विधायकों की सैलरी बढ़ेगी, सुनिए सैलरी बढ़ेगी, तो बात सांसदों की सैलरी बढ़ेगी, लेकिन जो चिराग बाबू ने उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। कैसा मजाक बना कर सुनिए, चिराग बाबू ने मिलके पर्सनली नीतीश कुमार को सारा मामला समझाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले को जल्दी ही सुलझाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से। ये उन्होंने पर्सनल आश्वासन दिया है बाकायदा। ठीक ये मत कहिए कि यासिर जिलानी साहब, देखिए अब ये टीचर का तो ये इलाका इशू है, वो हमारे को ये बिहार का एक इशू है। वहां के टीचर जो अध्यापक हैं वो एक तरह से परेशान है, या जिस तरह से अनीता जी ने लड़कियों की सिक्योरिटी का जो मसला उठाया था ये भी एक बड़ा इशू है। लेकिन मैं यासिर जिलानी साहब, क्योंकि आप बीजेपी से आते हैं और सेंटर में बीजेपी की सरकार है, और नीतीश कुमार जी ने इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ ही बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, एनडीए में गए थे कि बिहार का जो स्पेशल स्टेटस है उसका कुछ भला होगा, बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलेगा। लेकिन आज 5 साल के बाद भी हम देख रहे हैं, 4 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, उस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। देखिए अबू रेरा साहब, मैंने सब कुछ सुना है, तो मुझे लगता है कि खास करके ऋषि मिश्रा जी धैर्य से सुनेंगे। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला चुनाव एनडीए लड़ने जा रही है, जिसके हिस्से रामविलास पासवान आदरणीय होंगे, और जो लोग एनडीए के हिस्सेदार हैं वो रहेंगे। और इसलिए लड़ाई होगी कि आप देखिए, अभी बात कर रहे थे, एक हमारी पैनलिस्ट बता रही थी जब लालू यादव के वक्त क्या जमाना था, ये ऋषि मिश्रा भी कुछ कह रहे थे, भाई चरवाहा विद्यालय आप भूल गए। आप वो जो आतंक था बिहार में 15 साल, वो जो एक लोग अपने घर से 7 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे, आज पटना के सेंट्रल मार्केट में 12 बजे रात तक मार्केट खुली रहती है और लोग घूमते हैं। आज जो उनका गृह क्षेत्र है गोपालगंज, लालू प्रसाद यादव जी का, जहां वो जन्मे, वहां से पटना जाने में 2 घंटे लगते हैं। रोड की स्थिति इतनी शानदार हो गई। मैं सीमांचल की तरफ नहीं जाना चाहूंगा। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने क्या किया। नीतीश कुमार ने जो नेतृत्व दिया उस पर बिहार के लोगों ने विश्वास किया, यकीन किया। बोलने आ जाते हैं टीवी पे सुबह सुबह। अरे सुन लीजिए, बेचैनी मत करिए। आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। थोड़ा संयम रखिए। देखिए, लालू यादव के टाइम में भी पढ़ते थे बच्चे स्कूल में नीचे। ये आप झूठ बोलते हैं। उस रोड का इस्तेमाल, आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, आप खुद मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। जरा वहां के लोगों से एक बारी पूछ लीजिए नीतीश कुमार ने जो कार्य किया। और मैं भारतीय जनता पार्टी की बात बताऊंगा। आप जिस स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, आप वहां की जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितना कमेंट्री करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ऋषि मिश्रा जी, मैं आ रहा हूं। यासिर जिलानी अब मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। जैसे स्पेशल स्टेटस की मैंने बात की थी, उस पर बोल रहे हैं। इनको ना बोलने की बीमारी है ऋषि मिश्रा। नहीं ठीक है यासिर जी, बोलिए। देखिए, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे।
आप बिलीव नहीं करेंगे अभी लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम रहा है, किस तरीके से लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लिए जिस स्पेशल पैकेज की आप बात कर रहे हैं कि बार बार नीतीश कुमार ने, आज आप बिहार को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार कई राज्यों से बहुत आगे निकल चुका है। और क्यों निकला है? क्योंकि सेंट्रल की गवर्नमेंट वहां पे इंसाफ के साथ काम हो रहा है, वहां की सरकार काम कर रही है, वहां भ्रष्टाचार जीरो है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कहीं से भी नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में किसी भी मिनिस्टर को किसी भी इस तरह के महकमे में भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस के ऊपर वहां काम चल रहा है। स्वास्थ्य की हालत बेहतर तरीके से वहां पे मंगल पांडे बिहार तरक्की कर रहा है, बिहार दूसरे राज्यों से अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर से उसको स्पेशल स्टेटस या स्पेशल जो पैकेज है वो नहीं मिलेगा? नहीं, एक चीज मैं आपको बताऊं, किन राज्यों को स्पेशल पैकेज दिया जाता है? जो राज्य बिल्कुल पिछड़े हुए होते हैं, बीमार होते हैं, जिनके पास जिनकी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती हैं, और बीजेपी ने हमेशा बराबरी से, और जो बात बीजेपी के लीडर नेतृत्व ने कहा है वो पूरा किया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे यानी आपके कहने का मतलब यह है कि बिहार को स्पेशल पैकेज या स्टेटस की जरूरत नहीं है। मैं शकील उज़्ज़मा साहब को भी जोड़ लेता हूं डिबेट में, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शकील उज़्ज़मा साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। शकील उज़्ज़मा साहब, जो बात यहां पर यासिर जिलानी कर रहे हैं और जिस चीज को लेकर नीतीश कुमार जी आरजेडी से के साथ अलग हुए थे, उस अजीम इत्तेहाद से अलग हुए थे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाना, इस वजह से वो एनडीए के साथ गए थे। लेकिन आज बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार इतना तरक्की कर गया कि उस स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज की जरूरत ही नहीं है उसे। ये यासिर अभी बोल रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन शायद उनकी पार्टी का इस तरह का स्टैंड नहीं है, इसलिए कि अभी नीतीश कुमार जी ने फौरन अभी धमकी दे रखा है कि अलायंस अगर स्पेशल स्टेटस नहीं होगी, दिया जाएगा तो अलायंस नहीं होगी। इस पर हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। बात इतनी है कि अभी बड़ी चर्चा हुई कि नीतीश कुमार जी का सरकार में बहुत प्रगति हुई। निश्चित रूप से कुछ प्रगति तो हुई होगी, लेकिन पीरियड जोड़ा है, 15 साल की सरकार है। अब 15 साल की सरकार में अगर काम का अगर देखा जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो लगेगा कि बगल के झारखंड जैसे छोटे राज्य से भी बिहार बहुत पीछे चला गया है। सोशल रिफॉर्म की जहां तक बात है, अभी शराबबंदी का लागू किया गया, शराबबंदी का हब हो गया, शराब बिकने का हब हो गया है पूरा बिहार, और पूरा करप्शन से भर गया है ये पुलिस प्रशासन और तंत्र। आप कहीं भी जाइए शराब मिलेगी। अब अलग बात है कि शराब की जो कीमत एक बोतल की 100 रुपए थी, अब वो 2000 में मिलेगी और पुलिस के प्रोटेक्शन में पहुंचाया जाएगा। तो ये सब चीजें अपनी जगह है। बिहार के लोग इलेक्शन में सबसे पहले है कि नीतीश कुमार अभी आगे क्या करेंगे, ये भी एक चौंकाने वाला है। अभी आप सुन ही रहे हैं कि रामविलास पासवान जी के पार्टी के नेता जो हैं अभी बोल रहे थे कि वो सब चिराग जी उनको बता रहे हैं। अभी क्या क्या बताएंगे चुनाव के पहले समझ में आएगा, तो हो सकता है कि उनकी बताने में कमी रह गई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अभी बिहार में क्या होने वाला, क्या सूरत और शक्ल बनने वाली है, बड़ा मुश्किल है। पिछली जिसका पिछला प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस छोड़ के जेडीयू में आ जाता है, आप कम से कम कांग्रेस का रोड मैप बताइए। आप कांग्रेस की बात करिए, कांग्रेस कहां खड़ी है बिहार में? विधायक हैं जेडीयू के, शराब पी के प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को बाइट देते हुए पकड़े गए थे। मैं बताता हूं, मैं इनकी पोल खोलता हूं, मैं बिहार राजनीति पे गहरा पकड़ रखता हूं। श्याम बहादुर सिंह जेडीयू के सिवान से विधायक है और शराब पी के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आज से 4-5 दिन पहले। यह है शराबबंदी का एग्जाम्पल बिहार में। नहीं, यानी दावे कुछ और हकीकत कुछ बिल्कुल अलग है। मुझे ठीक है यासिर जिलानी, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। मैं शकील साहब, आपके सवाल का मैं जवाब दे लेता हूं। जो सच्चाई आप बता रहे थे कि अभी
बिहार में एनडीए में एक तरह से दो फाड़ होने वाले हैं, या एनडीए जो है एक तरह से बिखरने वाला है? मैं यासिर जिलानी से उसका जवाब ले लेता हूं। यासिर जिलानी साहब, क्या वाकई में हकीकत यही है कि अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है, अगर उस पर कोई बात सेंटर से नहीं होती है, तो नीतीश कुमार जी रास्ता बदल भी सकते हैं? चुनाव में अभी टाइम है। देखिए, ये शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब एक हाइपोथेटिकल वे में आपके सामने एक बात को रख रहे हैं जो बिल्कुल झूठ के ऊपर डिपेंड करता है, कोई निराधार है, इसका कोई तर्क नहीं है। आप यकीन मानिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है और दोबारा से सरकार बनेगी, दोबारा से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। सुन लीजिए, आप कैसी बात कर रहे हो? और ये शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब ये नहीं बता रहे हैं कि कांग्रेस का क्या रोल होगा। अभी कल या परसों कोई एक नेता इनका 80 सीट मांग रहा था, तेजस्वी यादव का बयान उसके ऊपर आ गया है। आप अपने घर को देख नहीं रहे हो, संभाल नहीं रहे हो, आप कैसे चुनाव लड़ोगे? आपका गठबंधन कैसे चुनाव लड़ेगा? आपके अंदर अभी सीट को लेके इतनी मारामारी होगी। आप, मुझे लगता है अबू हुरैरा साहब, जब तक चुनाव आएगा ये जो पूरा का पूरा महागठबंधन है ये बिखर जाएगा। और जो सामने अभी देखिए, चुनाव आने से पहले यासिर जिलानी साहब, अभी दोनों खेमों में अभी क्या कुछ होगा ये पहले नहीं बताया जा सकता है। जिस तरह की अभी सियासी हालात बिहार में है, ऐसे में गठबंधन में क्या कुछ होगा या एनडीए में क्या कुछ होगा पहले नहीं बताया जा सकता है। मैं वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं। वाजपेयी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे? मुझे आप मौका दीजिए। जी जी, मैं शकील साहब आ रहा हूं, शकील साहब आ रहा हूं, वाजपेयी जी का एक कमेंट ले लेता हूं जी। स्पेशल स्टेटस के बारे में जी जी जी, मैं जरा क्लियर कर दूं। स्पेशल स्टेटस का जहां तक सवाल है, दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पेशल स्टेटस, एक है स्पेशल पैकेज। बिल्कुल, स्पेशल स्टेटस नाम की चीज अब कोई नहीं है, बिकॉज जब 14th फाइनेंशियल कमीशन बनाया गया था उसमें स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल स्टेटस राज्य को देने का जो मसला है वो खत्म कर दिया गया है, वो किसी राज्य को नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन होती है कि स्पेशल पैकेज दे, और इसी के तहत याद करिए 2,70,000 करोड़ पिछले चुनाव में मोदी जी ने बिहार को दिया था, और वो पैसा बाकायदा बिहार के डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रहा है। और उसी के चलते अगर और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो अंडर दी स्पेशल पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार को देगी। तो उस पे कोई टूटन का या उस पे किसी तरह का कोई मतभेद होने का सवाल ही पैदा नहीं हो जाता। अब आइए दूसरी बात पे, एक बात बताइए, क्या 100% कानून बनने से कोई क्राइम रुक जाता है क्या? ये तो हम नहीं कह रहे, हाँ, लेकिन हमारी इच्छा जो थी वो हमने जग जाहिर की। हमने गरीब गुरबा जो शराब पी के जो कमाता था 100 रुपए, वो 100 रुपए के 100 रुपए शराब में खर्च कर देता था, उस पे तो रोक लगी है ना। उसको तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि गरीब गुरबा जो था उसके परिवार का जो खात्मा होता था। अरे सुनिए मिश्रा जी, प्लीज सुनिए, आदमी का नाम ले रहे हैं, अरे माय डियर, एक ऐसे आदमी का नाम ले रहे हैं। ठीक है, सुनिए ना, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, नहीं, ठीक है, एक करके बात कीजिए मिश्रा जी, एक करके बात कीजिए। वाजपेयी जी, आपकी मेरे ख्याल से बात हो गई। मैं शकील साहब से, शकील साहब को मैं कमेंट ले लूं, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। बना रहे हैं, उन्हें खराकी करा रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं शकीलुज़्ज़मा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बात कर लीजिए, मैं फिर ब्रेक पर मुझे जाना। जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी घटक दल जो एनडीए के 3 बैठे हैं, तीनों की बात 3 तरह की है। वहाँ नीतीश कुमार जी स्टेटस मांग रहे हैं, यहाँ चिराग पासवान की पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं जरूरत नहीं, और बीजेपी बोल रहे हैं कि अब तो बीमारू स्टेट है ही नहीं। तो कितना कंट्राडिक्शन है। एक दूसरी बात, अभी यासिर बोल रहे थे, अब आप नीतीश कुमार के इतिहास उनको पता नहीं है क्या? पार्टी के बारे में बताइए, आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए। आप जैसे कद्दावर नेता को कांग्रेस ने, आप जैसे कद्दावर नेता को कांग्रेस ने हाशिए पे रखा हुआ है, पहले वो बताइए, क्यों आपको बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कमांड नहीं दे सकती? नहीं दे सकती, ये बताइए। वहां तुष्टिकरण क्यों? कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी शकीलुज़्ज़मा अंसारी को अध्यक्ष क्यों नहीं बना सकते हैं? मैं बात सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये बताइए कि शकीलुज़्ज़मा अंसारी जो बिहार के कद्दावर मंत्री रहे हैं, उन्होंने बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों नहीं बना रही है पार्टी? नहीं, ठीक है, ठीक है, यासिर थोड़ा सुन लेते हैं। यासिर जिलानी, तरीका नहीं है। नहीं, ठीक है, नहीं, शकील साहब बात पूरी कर लीजिए।
शकील साहब आप बात पूरी करिए, यासिर सुन रहे हैं। मैं देखिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक एक करके ही बात कीजिए ताकि डिबेट में क्या बातें हो रही हैं वो समझ में आनी चाहिए। कम से कम आप लड़ते रहेंगे, एक दूसरे का जवाब देते रहेंगे, क्या कहा तो वो समझ में नहीं आएगा। शकील साहब बात पूरी कर लीजिए। शकील साहब बात पूरी कर लीजिए। जो शकील साहब तमाम लोगों पे कटाक्ष कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, मेरा सवाल इनसे मैं आपके लिए 2 घंटे से लगा हुआ हूँ और 1 मिनट बोलने को नहीं मौका मिला है। नहीं ठीक है, अब शकील साहब बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि यासिर अभी बोल रहे थे कि ये हाइपोथेटिक है, तो हाइपोथेटिक है तो ये पिछला इलेक्शन उनको याद नहीं है कि नीतीश कुमार हार के डर से चले आए, जनता से वोट ले लिया और जनता के मुंह पर कालिक लगा के वो बीजेपी के साथ चले गए। अब ये कालिक का बदला लेगी इस बार, जनता की नहीं लेगी। उनके वोट का अपमान किया था कि नहीं किया था? जिंदगी आपने कांग्रेस में लगा दी, आप मंत्री रहे, कद्दावर मंत्री बिहार में रहे, इंडिविजुअल बार आप ठीक है। नहीं देखिए, अब यासिर जिला ना पर्सनल अटैक मत कीजिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए, ठीक है। मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना है, छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम इस इशू पर भी बात करेंगे कि दिल्ली के चुनाव या झारखंड के चुनाव के जो नतीजे आए थे उसका बिहार के चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा, या जिस तरह से शुरू में ऋषि मिश्रा जी ने कहा था कि सीए को लेकर जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे मुल्क में, क्या उसका असर भी बिहार के चुनाव पर पड़ेगा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। बात कर रहे हैं बिहार की सियासत की, क्योंकि इस साल के आखिर में ही बिहार में इंतखाबात होने वाले हैं और इंतखाबात की आहट अभी से एक तरह से सुनाई देने लगी है बिहार में। क्या कुछ बिहार इंतखाबात का रुख होगा, बिहार की सियासत का क्या कुछ रुख होगा, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के जो इंतखाबात होंगे उसका असर आने वाली मुल्क की सियासत पर भी एक तरह से पड़ेगा। और बिहार के इंतखाबात कई मानों में बहुत दिलचस्प और बहुत अहम हो जाते हैं। कई खास मेहमान मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। खालिद अनवर साहब एमएलसी जेडीयू के, वो भी अब ब्रेक के बाद मेरे साथ डिबेट में जुड़ गए। खालिद अनवर साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं खालिद अनवर साहब कि जाहिर सी बात है कि साल के आखिर में अक्टूबर या नवंबर में बिहार के इंतखाबात होंगे, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि बिहार में एक हलचल शुरू हो गई इंतखाबात को लेकर। एनडीए में एक अलग हलचल है। एनडीए ने क्या कुछ काम किया नीतीश कुमार की क़यादत में, उसे एक तरह से बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन लगातार नीतीश कुमार के जो तरक्की के, डेवलपमेंट के नारे हैं उसके पोल एक तरह से खोल रहा है। तेजस्वी यादव रोजगार, जो बेरोजगारी की जो यात्रा है उसे लेकर निकले हुए हैं। आज हमने देखा कि असेंबली के बाहर किस तरह से यहां पर राबड़ी देवी और आरजेडी के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सियासत एक गर्मा रही है। अब खालिद अनवर साहब, अपोजिशन के पास बिहार में कोई मुद्दा नहीं, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तेजस्वी यादव जी इससे पहले एक बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे निकले थे और अभी भी उनकी ये यात्रा चल रही है। लेकिन आप उनसे पूछिए कि बेरोजगारी अपने परिवार की दूर करना चाहते हैं या लोगों की बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर के इलेक्शन में जाएं, सिवाय इसके कि वो परिवार को जोड़ेंगे। वही कांग्रेस पार्टी, वही राष्ट्रीय जनता दल, जिनके करप्शन की वजह से सेकुलरिज्म के पर्दे में जो करप्शन करते रहे हैं जो लोग, उनके करप्शन से तंग आकर के बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को बिहार की कमान सौंपी और बिहार को आज सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का जो ग्रोथ रेट है नीतीश कुमार ने वहां जाकर के पहुंचाया है। पूरे हिंदुस्तान में कोई रियासत सबसे तेजी से अगर कोई डेवलप कर रही है तो उस रियासत का नाम बिहार है। और वहां लॉ एंड ऑर्डर है, बिजली हर घर को दे दी गई है। यानी इतने काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने काम है, एजुकेशन पे इतने काम किए गए, हेल्थ पे इतने काम किए गए। जंगल राज से आज उसको मंगल राज बनाने की कोशिश हो रही है। तो इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं बात करने के लिए जिसकी वजह से ये लोगों को समझा सके। लेकिन खालिद अनवर साहब, 2015 की आप चुनाव की तस्वीर देखिए तो लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी यानी जेडीयू और आरजेडी सब एक साथ थे, कांग्रेस भी एक साथ थी। तो उस 2015 के मुकाबले में अब 2020 में कहां पर खड़े हुए पाते हैं आप नीतीश कुमार जी को और जेडीयू को?
देखिए 2015 का इलेक्शन भी हमने नीतीश कुमार के काम पे, नीतीश कुमार की इमेज पे और नीतीश कुमार के सियासत के तरीके पर इलेक्शन जीता था। और आज भी नीतीश कुमार की क़यादत एनडीए को हासिल है। और ये बात समझिए कि नीतीश कुमार के नाम पर बिहार के 12 करोड़ लोग दीवाने हैं। वो ये चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, बिहार तरक्की करे, बिहार में अमन अमान हो, बिहार में सारे तबकात को इंसाफ के साथ तरक्की मिले। इस वजह से लोग नीतीश कुमार के कद का कोई लीडर बिहार में नहीं है और नीतीश कुमार के काम को बिहार के लोग पसंद करते हैं। बिहार के पासवान जी नाराज हो जाएंगे, वाजपेयी जी देखिए, हम बैठे हुए पासवान जी नाराज हो जाएंगे अगर कद की आप बात करेंगे। बिहार में सब बहुत बड़ा मसला रहा है। हमारे एनडीए के सारे इलाही ने मिल करके ये इत्तेफाक राय से अबू हुरैरा साहब ये डिसीजन हुआ है कि नीतीश कुमार की इमेज और नीतीश कुमार की क़यादत में ही हमको इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि बिहार के लोग नीतीश कुमार पे भरोसा करते हैं और बिहार के लोग ये समझते हैं कि नीतीश कुमार अगर है तभी बिहार तरक्की करेगा। अनीता यादव जी देखिए, अभी जिस तरह से वाजपेयी जी ने जो बातें कही, यासिर जिलानी ने, या अब खालिद अनवर साहब ने जो बात कही कि भाई अपोजिशन के पास कोई इश्यू नहीं है, मेरा सीधा सीधा अनीता जी ये सवाल है कि पहली बार शायद आरजेडी या बिहार में इस तरह का चुनाव हो रहा है जहां पर लालू यादव नहीं है, लालू यादव माइनस लालू यादव के बगैर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ऐसे में क्या मजबूती मिलेगी आरजेडी को? देखिए, लालू जी का नहीं होना तो खलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, वो हम लोगों को भी खलेगा, जनता को भी खलेगा, पर इससे चुनाव में कोई असर नहीं आने वाला। जो उनकी विचारधारा है वो तेजस्वी जी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं, कोई अड़चन नहीं आएगी। रही बात, ये लोग बार बार कह रहे हैं विकास हुआ है, अगर बलात्कार को ये लोग कह रहे हैं कि क्राइम कम हुआ है तो आंकड़े उठा करके दिखाएं कि पहले से आंकड़े कम हुए हैं, तब तो ये गिनीज बुक में आ जाएंगे कि फर्स्ट टाइम बिहार का आंकड़ा और कम हो गया। हर जगह का आंकड़ा बढ़ रहा है, भाई बिहार का आंकड़ा हत्या बलात्कार किस चीज में कम हो गया, ये बात कर रहे हैं। तो अगर बलात्कार को, हत्या को, लोकसभा इलेक्शन में जंगल राज नहीं कहते, मंगल राज कहा जाता है, तो वाकई मंगल राज आ गया है। और बात कर रहे हैं ये लोकसभा चुनाव का, मैं कहना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव के बाद ही आप हर जगह देख ले, चाहे वो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो या दिल्ली हो, वहां आप नतीजे देख सकते हैं कि राज्यसभा में नतीजे क्या निकल के आए हैं, और वही नतीजे बिहार के चुनाव में भी देखने को मिलेंगे, इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो बात ये वाजपेयी जी, मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं, छोटा सा मैं रिएक्शन वाजपेयी जी से ले लेता हूं। वाजपेयी जी, सियासत आपने बहुत करीब से देखी है, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं पूरी ईमानदारी से कि दिल्ली के चुनाव जो हुए, झारखंड के जो चुनाव हुए, क्या उसका असर बिहार में पड़ेगा? क्योंकि हम झारखंड में भी देखते हैं कि जबरदस्त एक तरह से हार हुई बीजेपी की, और दिल्ली में भी बड़ी शर्मनाक हार बीजेपी की हुई है, क्या उसका असर पड़ेगा बिहार की सियासत पे? नहीं, देखिए, दिल्ली की हार हो या झारखंड की हार हो, उससे बीजेपी ने कोई सबक तो लिया ही है। जब आकलन, हार और जीत का आकलन होता है तो उसमें से कंक्लूजन निकाला जाता है कि भाई किन कारणों से हमारी सरकार नहीं बन पाई, या किन कारणों से जो नंबर हमको चाहिए थे वो नहीं मिले, और वो कारण को रेक्टिफाई करके उनको दूर किया जाता है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि वहां से जो सबक लिया है वो सबक को लेते हुए जब हम चुनाव में जाएंगे तो मजबूती के साथ जिएंगे। और दूसरी मेरा बड़ा साफ मानना है कि नीतीश कुमार के सामने कौन है? तेजस्वी यादव। देखिए, करप्शन का टैग उन पे भी है। आप देखिए, वो रेलवे घोटाले में उनके पास चार्जशीट है, बेल पे है। फिर एक वो मॉल बन रहा था, उसमें मिट्टी घोटाला और जो पैसे लगे थे वो कहां से आए, क्या हुआ, उसमें भी चार्जशीट फाइल है। देखिए, बिहार की जनता को दो चीजें चाहिए, एक तो करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए और दूसरा चाहिए कि डेवलपमेंट होना चाहिए। देखिए, अरे मिश्रा जी, हमारा तो 5 साफ रिकॉर्ड है। आई एम सॉरी नहीं मिश्रा जी, आपको चैलेंज है, अगर हमारी पार्टी वाले बिहार में है ना, बाहुबली सब किसी किस्म का कोई छीटा भी हो, नहीं, वो शक्ति को छोड़ दीजिए, वी आर टॉकिंग अबाउट पासवान साहब या हमारी पार्टी के जो भी टॉप के लीडर है, उसमें मत जाइए। देखिए, अरे तो आपको मालूम है ना, बाहुबली की बात ना करिए, मैं अपने नेता की बात कर रहा हूं।
बाहुबलियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। दूसरा सवाल है कि नीतीश नाम बताऊंगा तो आप डिबेट छोड़ के चले जाएंगे। 15 साल के शासन में ऐसे लोग हैं, रंजीत डॉन जैसे लोग जो पेपर स्कैन में 15 साल के शासन में जो विकास हुआ है। देखिए, यहाँ बाहुबलियों की आप बात करेंगे, अगर बाहुबलियों से चुनाव जीता जाता तो लालू यादव बिहार में कभी हारते नहीं, कभी लालू यादव की बिहार में शिकस्त नहीं होती अगर इन बाहुबलियों के नाम पर चुनाव जीता जाता। जेडीयू के एमएलसी से है, यदि आप मुझे मौका देंगे तो मैं सवाल जेडीयू के एमएलसी से करना बिल्कुल ठीक है। जल्दी से वाजपेयी जी बात पूरी कर लीजिए, मैं शकील साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं ऋषि जी आपके पास आऊंगा। जी वाजपेयी जल्दी से बात पूरी। मैं ये कह रहा था कि मेरा देखिए, बिहार की जनता बड़ी परिपक्व है। राजनीति के तौर पे बिहार की जनता जितनी परिपक्व है, मुझे उसमें ये बिल्कुल संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार जी के राज्य में, उनके शासनकाल में जितनी बिहार ने तरक्की की है, चाहे किसी सेक्टर में, उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। और तेजस्वी यादव के पास कोई विजन नहीं है। माफ करना, चिराग पासवान बिल्कुल सही कर रहे हैं, चिराग पासवान बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर हमारे में कोई कमी है, कोई काम हम नहीं कर पाए हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, ये हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसको गलत संदर्भ में नहीं ले सकते आप। बिल्कुल। मैं शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, जो एक बड़ा सवाल यहां पर वाजपेयी साहब ने उठाया कि नीतीश कुमार के सामने है कौन बिहार में। अब अगर अजीम इत्तेहाद या महागठबंधन की बात करते हैं, आरजेडी, कांग्रेस या दूसरी जो पार्टी अपोजिशन की है, चेहरा कौन सा होगा नीतीश कुमार जी के सामने? शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मुझे लग रहा है क्योंकि फोन लाइन पे हैं शकील साहब, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं ऋषि मिश्रा जी आपसे ही इस सवाल का जवाब ले लेता हूं कि यही बार बार सवाल उठ रहा है कि बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार का जो चेहरा है, नीतीश कुमार की जो छवि है, उसके आगे अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन के पास कौन सा चेहरा हम देखते हैं? जवाब कहां है नीतीश कुमार का, किसके पास है? अबू भाई, एक बात तो सही है, नीतीश कुमार के कद का लीडर अपोजिशन में नहीं है। और यदि एक पॉलिटिकल टर्म में बोलूं तो कहीं ना कहीं अपोजिशन में फेस डिफिशिएट है, पॉलिटिकल फेस डिफिशिएट अपोजिशन के पास है। लेकिन मैं खालिद भाई से सवाल करना चाह रहा था। खालिद भाई ने एक से एक अपने विकास के नारों को बताया, लेकिन मेरा एक दो सवाल इनसे, खालिद भाई से ये है कि खालिद भाई, शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि पूरे बिहार में शराबबंदी किया जाए, लेकिन शराबबंदी का पोल तो इन्हीं के पार्टी के एमएलए श्याम बहादुर सिंह जैसे लोग करते हैं। आज से 6-7 दिन पहले श्याम बहादुर सिंह शराब पी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रशांत किशोर पे बाइट दे रहे थे। तो मैं इनसे, खालिद भाई से सवाल करना चाहता हूं कि क्या श्याम बहादुर जैसे विधायकों पे आप कार्रवाई करेंगे? ये क्या आपके जो ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी का, उसका पोल आप ही के विधायक खोलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ऋषि मिश्रा जी ने जो बात कही मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन अबू हुरैरा साहब, ये सच्चाई है और बिहार के 12 करोड़ लोग इस बात को समझते हैं, चाहे तेजस्वी यादव जी को समझ में बात आती हो नहीं आती हो, चाहे दूसरे लीडरों को समझ में बात आती हो नहीं आती हो, लेकिन 12 करोड़ लोग ये समझते हैं कि बिहार को अगर तरक्की करानी है, बिहार को अगर बुलंदी पे ले जाना है, तो नीतीश कुमार की क़यादत में ही सरकार बनेगी। श्याम बहादुर जी को पार्टी से निकालेंगे, 200 से ज्यादा श्याम बहादुर जी को पार्टी से निकालेंगे। आपने जहां तक शराबबंदी की बात की, शराबबंदी कानून है जो समाज के लिए बनाया गया है कि समाज में शराब को बंद किया जाए। कार्रवाई करेंगे, बात समझिए, कानून प्रॉमिस कीजिए, प्रॉमिस कीजिए बिहार की जनता से बनाने से अगर बुराइयां रुक जाती हो, कार्रवाई करेंगे। 302 का कानून है, होता अगर कानून बनाने से बुराइयां रुक जाती हो तो दुनिया बहुत सारे कानून है और बुराइयां हैं। श्याम बहादुर जैसे लोगों पे कार्रवाई करेंगे, हाँ या ना? आज वादा कीजिए, न्यूज 18 के माध्यम से वादा कीजिए। आप अबू हुरैरा साहब गजब की बात कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं आप। नीतीश कुमार सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं है, देखिए घुमाएंगे गार्जियन। ऋषि कुमार जी जिस सवाल का आपसे जवाब चाह रहे हैं, चेंज हो जहेज पे, खालिद अनवर साहब, ऋषि कुमार जी जिस सवाल का जवाब आपसे चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि उसका क्या जवाब मिलेगा? नहीं, जो देखिए, जो कानून का जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कब होगी? कानून करने वालों के खिलाफ कब होगी कार्रवाई?
ये खालिद भाई किसी कब होगी टीवी कार्रवाई? चैनल के प्लेटफॉर्म पे कार्रवाई आप नहीं वादा होती। कीजिए। कानून करोड़ों का लोग देखते हैं और चैनल यही को। और करोड़ों यही लोग देखते हैं। और यही आप वादा कीजिए और यही मैं कि श्याम कहना चाह बहादुर रहा सिंह को हूं टिकट नहीं कि देंगे। जितने शराबी होंगे, गलत तरीके से शराब बात कर पिएंगे, रहे हैं। कानून का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई बनाइए होगी। जनता को। लेकिन मतलब आप जवाब इस जवाब समय जवाब क्या घुमा है? फिरा कर दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के जवाब घुमा फिरा कर दिया जा रहा है। शकील जमान साहब हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए। प्रपोजल शकील जमान अंसारी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं शकील साहब अब दोबारा से मेरे साथ जुड़ गए। मैं शकील जमान अंसारी साहब, यहां पर वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने यही सवाल किया कि अपोजिशन के पास चेहरा कौन है, नीतीश कुमार के कद का, नीतीश कुमार के मुकाबले का, नीतीश कुमार की छवि का। चेहरे की अगर बात करें तो अपोजिशन के पास कौन है, आरजेडी या कांग्रेस के पास? देखिए, अब चेहरे की बात करते हैं, जरा बीजेपी से पूछिए दिल्ली में उनके चेहरे कौन थे, हरियाणा के चुनाव के पहले उनका चेहरा कौन था। तो इसलिए ये चेहरा कौन था, ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। जब कोई पार्टी या कोई गठबंधन जीत के आता है तो चेहरा सामने आ जाता है। गठबंधन बनता है कई चेहरों को मिलाकर, कई प्रोग्राम को मिलाकर। अब सबसे पहले तो मैंने आपको दो बातें कह पाया था मैं कि बिहार में 15 साल के नीतीश कुमार के सरकार के कार्यकाल का अगर तज्जिया किया जाए तो डेवलपमेंट उसमें बहुत बौना दिखाई पड़ेगा, बहुत कम दिखाई पड़ेगा। और लॉ एंड ऑर्डर की भी हालत अच्छी नहीं है। दूसरे, पिछले चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार कुछ इश्यूज के साथ बीजेपी से अलग हुए थे, आज भी वो इशू खड़े हैं। अभी देखिए नीतीश कुमार क्या करेंगे। अभी यासिर बहुत बोल रहे थे, अलग बात है, लेकिन सवाल पैदा होती है कि बिहार के साथ इंसाफ, डबल टिकट ट्रेन जब लग गई है डबल, तो वो क्या हो गया, पैसे मिले बिहार के डेवलपमेंट के लिए। बिहार का स्पेशल इंडेक्स आप दिखा दीजिए, एजुकेशन से लेके सब इंडेक्स आप बात करना तो वाजपेयी जी हमारे साथ बैठे हैं, तो दावा कर रहे हैं शकील जमान अंसारी साहब कि बिहार में दूसरी रियासतों के मुकाबले में बहुत काम हुआ है। एक चिमकी बुखार पर शकील साहब, 500 लोग मर जाते हैं। शकील जमा साहब, अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ बैठे हुए और वो उन्होंने दावा किया, खालिद अनवर साहब ने दावा किया कि दूसरे स्टेट के मुकाबलों में बिहार में नीतीश जी की क़यादत में बहुत काम हुआ है। 18% ग्रोथ है। जीडीपी पे कौन कहां सी है ग्रोथ? जीडीपी पे आप जीडीपी पे आप 13वें पोजीशन में, 28 राज्यों में 13वें पोजीशन पे हैं आप बिहार में। 13वां नंबर जब आप 15 साल पहले सबसे नीचे पायदान पे होते थे, मुजफ्फरपुर जब में बच्चों का अगवा किया जाता था, जब आप 6 बजे शाम के बाद नहीं निकल पाते थे, वो याद नहीं आ रहा है आपको। आप एक बैकवर्ड राज्य को नीतीश कुमार इतना फॉरवर्ड कर रहे हैं, इतना लेके जा रहे हैं। बच्चे मर गए, मालूम है आपको? मुजफ्फरपुर गए आप, एसकेएमसीएच गए थे। देखिए मुरादा साहब, 2005 का मैं आंकड़ा बता रहा हूं आपको कि सरकारी हॉस्पिटल में, जो जिला में सरकारी हॉस्पिटल होता है, उसमें लोग 40 आदमी जाते थे इलाज कराने पूरे महीने में, आज 10,000 आदमी जा रहे हैं ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल में। क्या बात करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? इनके पास न कोई चेहरा है, न किसी को कबूल करने को तैयार है, न किसी के साथ खड़े होने को तैयार है। ठीक है, ठीक है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन का क्या इशू होगा उस पर न फैसला करें। अभी एनडीए के तीनों घटक दल 3 तरह की बात करते हैं। एक तो बहुत डेवलप्ड स्टेट बता दिए कि अब वहां पैकेज की जरूरत नहीं है। दूसरे बोल रहे हैं नया कानून अब आ गया है, कौन आयोग आ गया है, अब उसमें नहीं होगा। और नीतीश कुमार अभी भी कह रहे हैं, हम तो नीतीश कुमार के साथ हैं, कि वो डिमांड करे बिहार के इंसाफ मिले, बिहार को डेवलपमेंट के लिए स्पेशल स्टेटस दिया जाए, जो कह रहे हैं वो। तो नीतीश कुमार जी ने तो मांग कर दी, अभी मांग किया डिमांड नहीं ना, ये तो हर इलेक्शन में डिमांड होता है, रिजल्ट क्या होता है, यही डिमांड करके पिछली बार नीतीश कुमार बीजेपी के अरविंद वाजपेयी और वोट ले लिया और बीजेपी के साथ हो लिए। ठीक है, अरविंद वाजपेयी जी के साथ जो इतना बड़ा धोखा, ठीक है, शकील साहब बात हुआ है, आप इस बार ऐसी धोखा देके नहीं निकलिएगा। ठीक है, आप लोगों की बात लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया था डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, चोरी के लिए नहीं। ठीक है, नहीं जाहिर सी बात है। अब दिल्ली मुजफ्फरपुर के ऋषि कुमार जी सुन लीजिए, ऋषि मिश्रा जी सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली जैसा, जहां पर अरविंद केजरीवाल की मिसाल सामने है, जिन्होंने सीना ठोक कर कहा था कि अगर काम किया तो मुझे वोट दिया जाए वरना ना दिया जाए, क्या उस तरह से नीतीश कुमार भी काम के नाम पर वोट मांगेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके पास 2015 में, 2010 में नीतीश कुमार ने यही कहा था कि अगर हमने काम किया तो वोट दीजिए, और दिया लोगों ने। इस बार भी देख 2020 वो गठबंधन का वोट लेके
उरंछू हो गए थे। नहीं, ये वोट नहीं, ये तो है कि 2015 का चुनाव देखिए अलग था थोड़ा सा। डेवलपमेंट का 2015 का चुनाव अलग था, आरजेडी भी आपके साथ थी, कांग्रेस भी साथ थी। इस बार एक तरह से मुकाबला थोड़ा सा अलग होगा। खालिद अनवर साहब, मैं अरविंद वाजपेयी जी, ठीक है, मैं वाजपेयी जी को जोड़ लेता हूं। अरविंद वाजपेयी जी, क्योंकि चिराग पासवान भी अब बिहार में निकले हुए हैं, लोगों की एक राय जान रहे हैं कि पिछले 5 साल में क्या कुछ हुआ, कितना बदला। क्या अरविंद वाजपेयी जी ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा जायजा लेने के बाद चिराग पासवान आए और कहें कि भाई लोगों की राय इस तरह की है कि चुनाव में अकेले दम पर लड़ें, एलजेपी जो है वो इस बार चुनाव में अकेले दम पर जाए? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं अब्बू भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, माननीय संरक्षक जो पासवान जी हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली, और एनडीए में ये बात तय है, अमित शाह ने बार बार इस बात को कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। ये बार बार जो बात कर रहे हैं कि स्टेटस पे, नहीं, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए आप इस बार का विधानसभा में जो पे नहीं, अपनी पार्टी का हमने कर दिया है। इकोनॉमिक सर्वे बिहार असेंबली में जो इस साल का पेश किया है, इसलिए नाटक कर रहे हैं, सारा डाटा दिया गया है, गड़बड़ी है, किस पायदान पे हम खड़े घूम रहे हैं, देखिए, चाहे बिजली के, चाहे पानी के, विचार कर रहे हैं। अरे भाई गड़बड़ी, देखिए एक सेकंड सुनिए, जो नहीं 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 नहीं, देखिए इतना काम करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं टारगेट पूरा करने में कमी रहती है, और जो कमी है उसको इस बार दूर किया जाएगा और बिहार को नंबर 1 पे लाके चिराग पासवान चीफ मिनिस्टर बनेंगे, दूर करने के लिए जेबें भरते रहे, करप्शन में इन्वॉल्व हो जाए और करप्शन में अपने भाई भतीजा बात करते रहे। खालिद अनवर साहब, जिस तरह का दिल्ली का चुनाव हुआ है, इसका कुछ असर तो पड़ेगा बिहार के चुनाव पर, जहां पर सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव हुआ हो दिल्ली में। ऐसे में इसका असर तो बिहार पे पड़ेगा। अब बिहार के लोग भी दिल्ली के लोगों की तरह से देखेंगे कि कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ था। डेवलपमेंट भी उसमें एक इशू था दिल्ली में, और वोट दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामी और उनकी हठधर्मी के खिलाफ यहाँ दिल्ली में वोट पड़ा था, और डेवलपमेंट भी था। और बिहार में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हठधर्मी के खिलाफ जिस तरह सीए मेरा सवाल है कि क्या दूसरे मामले का असर पड़ेगा खालिद अनवर साहब? बीजेपी का वोट 32% से बढ़ के 40% हो गया है। जानकारी जनता दल के पास 20 सीटें थी और कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर शकीलुज्जमा साहब बैठे हैं, इनकी पार्टी के पास 3 सीटें थी। जब इन लोगों ने नीतीश कुमार का दामन पकड़ा तो इनकी सीटें हो गई 27, राष्ट्रीय जनता दल की सीट हो गई 80, और इसके बाद भी अब ये कौन तय करेगा कि नीतीश कुमार का दामन पकड़ा था या लालू यादव का दामन पकड़ा था? दामन किसका थामा था कांग्रेस ने, ये कौन तय करेगा? लेकिन इतना जरूर है, मेरे पास वक्त नहीं बचा, बहुत अच्छी डिबेट हुई। बिहार के लोग अब इस चीज को देखेंगे, जिस तरह से दिल्ली में चुनाव हुआ है, इसी तरह से बिहार के लोग बिहार में भी डेवलपमेंट ढूंढेंगे। बिहार के लोग भी वहां पर देखेंगे कि जमीनी सतह पर क्या कुछ हुआ है, और अभी चुनाव में वक्त है, 4-5 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में बिहार के लोग क्या कुछ सोचते हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा, यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन अभी दांवपेच बहुत हैं, बिहार के चुनाव में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद वाजपेयी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, शकीलुज्जमा अंसारी साहब, खालिद अनवर साहब, ऋषि मिश्रा जी और अनीता यादव, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।